क्या दोस्तों, रिसेंटली ब्रिक्स की समिट रशिया के अंदर हो रही है और आप सब लोग जानते हो कि ब्रिक्स देशों का अभी प्रयास है कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज करना और एक नया अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना। यही चीज अभी रशिया की समिट के अंदर देखने को मिली, जब रशियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम वेस्टर्न डोमिनेटेड है, जबकि वेस्टर्न कंट्री ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर केवल 37% ही रिप्रेजेंट करती है। ऐसी कंडीशन में एक अल्टरनेटिव ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हमें क्रिएट करना चाहिए, जहां पर ब्रिक्स देशों को अपना खुद का एक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है ये अपने काम को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रियों का डोमिनेंस है और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये काम कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रियों के फेवर में, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रियों को कई सारा नुकसान ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर झेलने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरीके से ब्रिक्स देश एक नया अल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट करेंगे, क्या आईएमएफ ब्रिक्स देश बना पाएंगे, इन सारी चीज़ों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। इवन अभी एक नया सेंटर बिहार के पटना में भी खोला जा चुका है, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप। इतना ही नहीं, अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर भी जुड़ सकते हो। यूपी पीएससी के लिए आप प्रयागराज वाले सेंटर में, वहीं बीपीएससी के लिए आप बिहार के पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिक्स कंट्री हकीकत में है क्या। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि 2001 के अंदर गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर कुछ ऐसी कंट्रियों के नाम थे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी। उन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को एक साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का रिकमेंडेशन गोल्डमैन सैक की इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया था। फिर 2006 के अंदर यही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और उसके बाद 2009 में ब्रिक बनने की शुरुआत होती है। बाद में 2010 तक आते आते साउथ अफ्रीका इसके अंदर जुड़ता है और ये पूरी तरीके से ब्रिक्स बन के तैयार हो जाता है। मतलब जब ब्रिक्स बनते हैं तो इसका मेन एम था लार्ज इकोनॉमी और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का एक संगठन बनाना, और वही ब्रिक्स के रूप में देखने को मिलता है। धीरे धीरे करके यही ब्रिक्स कंट्रियों का एजेंडा रहा वेस्टर्न डोमिनेंस को ग्लोबल इकोनॉमी से कम करना और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना। यही चीज़ आपको ब्रिक्स के कई सारे स्टेप्स के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे अभी ग्लोबल लेवल पे डॉलर का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल करेंसी रिजर्व के रूप में डॉलर को हटाकर दूसरी करेंसियों को इस्टेब्लिश करने का प्रयास ब्रिक्स के द्वारा किया जाता है और इसी चीज़ को हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। इवन ब्रिक्स कंट्रियों ने डी डॉलराइजेशन के लिए एक अलग ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात भी की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपना खुद का एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट 2014 के अंदर किया। ग्लोबल लेवल पे जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता है, जिसके जरिए दो देशों के बीच पेमेंट होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, उन सेटलमेंट का एक अल्टरनेटिव भी ब्रिक्स देशों ने अपना खुद का बनाने का प्रयास किया है। इवन एक नया कस्टम अरेंजमेंट, और इनके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 के अंदर स्टेब्लिश की गई थी। यही न्यू डेवलपमेंट बैंक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव मानी जाती है अगर ब्रिक्स डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने वाले समय में क्रिएट होता है। तो इवन ब्रिक्स कंट्रियों ने डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली ब्रिक्स के अंदर एक्सपांशन किया था। लगभग 6 नई कंट्रियां ब्रिक्स के अंदर जुड़ी थी, जिसमें आप नाम देख सकते हो अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जेंटीना ने बाद में ब्रिक्स से जुड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद अभी ब्रिक्स के अंदर नई जो कंट्रियाँ जुड़ी हैं वो केवल ये 5 कंट्रियाँ हैं। अब जिन कंट्रियों को यहाँ पर जोड़ा गया ये फास्टेस्ट या लार्ज इकोनॉमी नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखोगे
इस चार्ट के अंदर तो आप पाओगे कि ऐसी कंट्रियां जो या तो ऑयल मार्केट के अंदर डोमिनेशन रखती है एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर, उन कंट्रियों को यहाँ पर जोड़ा गया है। जिसके बाद यूएस का डॉलर किस तरीके से ग्लोबल करेंसी रिजर्व बना था, आपको याद होगा, पेट्रो डॉलर के रूप में। इन्होंने पेट्रोलियम के ट्रेड के अंदर सबसे पहले डॉलर का प्रयोग कराना शुरू किया। धीरे धीरे करके डॉलर की डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी। उसी डोमिनेंस को हटाते हुए अब यहाँ पर पेट्रोल के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को साथ में लाया गया है ताकि ग्लोबल लेवल के पेट्रोल में ट्रेड जो है वो डॉलर में ना होते हुए लोकल करेंसी के अंदर हो। आप क्लियरली इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हो। इवन जो कंट्रियाँ यहाँ पर हैं, इन कंट्रियों ने भी ब्रिक्स के अंदर ये एक्सेप्ट किया है कि अब हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, जो क्लियरली दर्शाता है कि इन देशों के द्वारा वेस्टर्न डोमिनेंस को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी चैलेंज के अंदर ये केवल डी डॉलराइजेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर सकें। और रिसेंटली रशिया ने इसी कारण से कहा है कि हम अपना खुद का IMF और वर्ल्ड बैंक बनाएंगे, जो कि अभी एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड IMF और वर्ल्ड बैंक जो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं उसे रिप्लेस करेगा। बट ये सारी चीज़ें दिखने सुनने में बहुत अच्छी हैं, बट बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कई सारी दिक्कतें अब ब्रिक्स को देखने को मिल रही है। ब्रिक्स के अंदर जो मेजर इकोनॉमी है, जिसकी वजह से ब्रिक्स का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है चाइना। और अब चाइना के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, डी डॉलराइजेशन के लिए हर एक कंट्री जो है वो ब्रिक्स के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। जैसे UAE और सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा खुश नहीं है डी डॉलराइजेशन से, क्योंकि इनका तेल का बड़ा व्यापार होता है और इनको डी डॉलराइजेशन में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। रशिया, चाइना, इंडिया, इन देशों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, चाइना एंटी वेस्ट है और इंडिया को सैंक्शन या फिर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है। इस कारण से हम डी डॉलराइजेशन की बात ज़्यादा करते हैं। वहीं UAE और सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिलते। इवन अगर डॉलर को हम हटाएं और दूसरी करेंसी को लाएं तो कौन सा अल्टरनेटिव होगा, उस अल्टरनेटिव के ऊपर ब्रिक्स कंट्री अभी तक एक मत नहीं हो पाई है। कुछ कंट्रियों का कहना है कि चाइना के युआन का प्रयोग करो, पर इंडिया जो है वो चाइना के युआन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ब्रिक्स करेंसी बनाई भी जाती है तो ऐसी कंडीशन में इन सारी कंट्रियों को अपनी करेंसी को ब्रिक्स करेंसी के साथ में अलाइन करना पड़ेगा। अब इंडिया को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चाइना के साथ में अलाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक बड़ा इशू होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर हिंड्रेंस के रूप में देखने को मिलती है। वहीं वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को इमीडिएट चैलेंज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी भले ही आप ये देख रहे हो कि वेस्टर्न डोमिनेंस है और रशिया के द्वारा नए प्रपोजल रखे गए, बट रशिया ये प्रपोजल रख क्यों रहा है? इसके पीछे एक मेजर कारण है रशिया के सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं। रशिया को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से आइसोलेट किया जा चुका है। इस कारण से रशिया ये सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर दूसरी देशों के सेम कंडीशन नहीं दिखाई दे रही। मतलब दूसरे कंट्रीज जो हैं, जो ब्रिक्स का ही भाग है, वो ग्लोबल लेवल पे आइसोलेटेड नहीं है, जिस वजह से सारे ब्रिक्स देशों के इंटरेस्ट सेम नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट सेम नहीं है, इस कारण से एफर्ट सेम नहीं है, और क्योंकि एफर्ट सेम नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्रिक्स देशों को वेस्टर्न कंट्रियों के डोमिनेंस को चैलेंज करने में आने वाले समय में कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बेनिफिट और चैलेंज समझ में आए। अब बात आती है कि फिर ब्रिक्स देशों को करना क्या चाहिए। ब्रिक्स देशों को एक नया मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने का प्रयास बहुत अच्छा है और उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इवन दूसरे देशों को भी ब्रिक्स के अंदर जोड़ा जाना चाहिए, बट ब्रिक्स केवल एक एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के ना रह जाए, इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जाना चाहिए। और जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं उसके लिए कॉन्क्रीट स्टेप किस तरीके से ली जाए, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों को नए
ग्लोबल इश्यूज जैसे टेररिज्म वगैरह के ऊपर भी साथ में मिलके काम जो है वो करना चाहिए। साथ में ब्रिक्स देशों को अपने खुद के जो इंटरनल इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप हमारे साथ में हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको हमारा ऑफलाइन सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।